हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों को लेकर 24 फरवरी 2026 को बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मूल्यांकन केंद्र पर अव्यवस्था की स्थिति देखी गई। जानकारी के अनुसार कॉपियों को सुरक्षित रखने और व्यवस्थित ढंग से जमा करने के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया, जिससे गोपनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हर वर्ष सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे, लेकिन इस बार निगरानी में कमी की बात सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मामला प्रशासन की गंभीरता की परीक्षा ले रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य औपचारिक रूप से शुरू हो गया है, जहां शिक्षकों को प्रतिदिन न्यूनतम 45 और अधिकतम 60 कॉपियां जांचने का लक्ष्य दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित संख्या से कम कॉपियां जांचने पर जवाबदेही तय की जाएगी, ताकि समय पर परिणाम घोषित किए सकें। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं, इसलिए इस बार प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। मूल्यांकन केंद्रों पर निगरानी दल तैनात किए गए हैं और शिक्षकों को गुणवत्ता के साथ निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और गति दोनों बनाए रखना प्राथमिकता है, ताकि विद्यार्थियों को समय पर उनका परिणाम मिल सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। मेरठ में नमो भारत और मेट्रो सेवा के भूमिगत सुरंग मार्गों में मोबाइल नेटवर्क बाधित होने की समस्या सामने आई है। खासकर बेगमपुर स्टेशन पर वाईफाई सेवा भी प्रभावित बताई गई है। यात्रियों का कहना है कि सुरंग में प्रवेश करते ही कॉल और इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद हो जाती है, जिससे संचार में दिक्कत होती है। शहरी परिवहन परियोजनाओं में आमतौर पर इंडोर नेटवर्क सिस्टम लगाया जाता है, ताकि यात्रियों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिल सके। अधिकारियों ने तकनीकी टीम को समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया है और दावा किया है कि जल्द ही नेटवर्क व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। यात्रियों को फिलहाल असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि यह अस्थायी तकनीकी समस्या है। और एक और बड़ा अपडेट, प्रयागराज में एक महिला क्यूआर कोड के जरिए ठगी का शिकार हो गई, जहां साइबर अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए की रकम उनके खाते से निकाल ली। बताया जा रहा है कि महिला को एक फर्जी कॉल आया और भुगतान प्राप्त करने के नाम पर क्यूआर कोड स्कैन करने को कहा गया, जिसके बाद खाते से रकम कट गई। पिछले कुछ समय से क्यूआर कोड और ऑनलाइन भुगतान से जुड़े साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं, जिनमें लोग अनजाने में अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि किसी अनजान लिंक या कोड को स्कैन न करें। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता ही ऐसे अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, बिहार सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों को राहत देते हुए वेतन भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है और राज्य का बजट भी पारित कर दिया गया है, जिसमें 3,47,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि त्योहार के मद्देनजर कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके, इसके लिए वित्त विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। हर वर्ष होली जैसे प्रमुख पर्व से पहले वेतन भुगतान को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता रहती है, इसलिए इस बार अग्रिम तैयारी की गई है। विधानसभा में बजट पारित होने के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए भी धन आवंटित किया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के आधारभूत ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई गति देने में सहायक सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के करीब 8 लाख और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी लखनऊ में दी गई। सरकार के अनुसार अब कुल 38 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जबकि पहले यह संख्या लगभग 30 लाख के आसपास थी। आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए वार्षिक किए जाने से अधिक परिवारों के बच्चे इस दायरे में आ पाएंगे। पूर्व दशम कक्षाओं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि भी बढ़ाई गई है, जिससे उनकी पढ़ाई में आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा। सरकार का कहना है कि कोई भी पात्र छात्र अब आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, यही इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है। और वहीं होली के अवसर पर दिल्ली सरकार ने पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। ये लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के तहत सीधे बैंक खातों में राशि भेजकर दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा त्योहारों के समय घरेलू खर्च का बोझ कम करने के लिए शुरू की जा रही है। औसत सिलेंडर मूल्य के अनुसार तय राशि लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना से निम्न आय वर्ग के परिवारों को रसोई गैस की व्यवस्था में राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर आ रही है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पसमानदा मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे तुरंत स्वीकार करने से इनकार किया है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी वर्ग को आरक्षण में शामिल करना नीतिगत और संवैधानिक प्रक्रिया का विषय है। पीठ ने याचिकाकर्ता से सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का ठोस आधार प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि केवल एक उपवर्ग को अलग से शामिल करना व्यापक प्रभाव डाल सकता है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए कुछ सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया है, जिससे यह विषय अभी विचाराधीन बना रहेगा। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पात्र परिवार इस अवधि के भीतर अपना कार्ड अवश्य बनवा लें ताकि इलाज का लाभ मिल सके। आयुष्मान योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कैंप लगाकर पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में आ सकें। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले कानपुर में रमजान और होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजारों में छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायर खजूर और मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई। जांच में पाया गया कि समाप्त तिथि वाले उत्पादों पर नए लेबल लगाकर बिक्री की तैयारी की जा रही थी। अधिकारियों ने मौके पर ही संदिग्ध सामग्री को नष्ट कराया और नमूने परीक्षण के लिए भेजे। त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने सख्त निगरानी जारी रखने की बात कही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। व्हाट्सएप के नए अपडेट के अनुसार अब यदि मोबाइल फोन में रजिस्टर्ड सिम कार्ड मौजूद नहीं होगा तो एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगी। कंपनी ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह बदलाव लागू करने की तैयारी की है, जिससे फर्जी अकाउंट और साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके। नई व्यवस्था के तहत वही सिम सक्रिय रहना आवश्यक होगा जिससे व्हाट्सएप अकाउंट पंजीकृत किया गया है। यदि उपयोगकर्ता फोन से सिम निकाल देता है तो एप्लीकेशन स्वतः लॉग आउट हो सकती है और दोबारा सत्यापन की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल ये सुविधा परीक्षण चरण में बताई जा रही है, लेकिन जल्दी सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लागू की जा सकती है। और वहीं दिल्ली में होली से पहले मौसम का रुख तेजी से बदल रहा है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का असर महसूस होने लगा है। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिससे दोपहर के समय बाहर निकलना कठिन हो सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल या आंशिक बदलाव की संभावना भी व्यक्त की गई है। विशेषज्ञों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रदान की जा रही है। सरकारी जानकारी के अनुसार 1 लाख से अधिक पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि समय पर मकान पूरे हो सकें। और वहीं रायबरेली में रोडवेज बसों की ओवरस्पीडिंग पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार पर बस चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने बसों में गति निगरानी प्रणाली सक्रिय कर दी है, जिससे वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। करीब 1,52,00,000 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षाएं निर्धारित तिथियों के अनुसार मार्च माह में आयोजित की जाएंगी। कक्षा 1 की परीक्षा मौखिक रूप से और अन्य कक्षाओं की लिखित तथा मौखिक दोनों माध्यमों से होगी। परिणाम निर्धारित तिथि पर अभिभावकों की उपस्थिति में घोषित किए जाएंगे ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर दौरे के दौरान करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर समझौता किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रस्तावों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन समझौतों में विनिर्माण, अवसंरचना और तकनीकी क्षेत्रों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित कर उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये परियोजनाएं समय पर लागू होती हैं तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पात्र छात्रों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में सहूलियत मिलेगी।
राशि वृद्धि का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में छात्र संख्या और गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को समय पर छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना से जुड़े दिशा निर्देशों के मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि ईवी चार्जिंग नेटवर्क को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध न होने से उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी, जिसमें विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्षों से बंद पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की जमीन वापस लेने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इस भूमि पर नए उद्योग, आवासीय परियोजनाएं और व्यावसायिक गतिविधियां विकसित की जाएंगी। कई इकाइयां लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी थी, जिससे जमीन का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था। भूमि पुनः अधिग्रहण के बाद निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने की योजना बनाई गई है। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैनपुरी में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा केंद्र पर विशेष कार्यवाही के दौरान 6 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये लोग परीक्षा में अनुचित सहायता देकर छात्रों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। विशेष कार्यबल और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर यह कार्रवाई की। प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मैं आपके लिए इन खबरों से संबंधित कोई और काम कर सकता हूं?